अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया है और वज़रा को कलमदान भी दिए जा चुके हैं। 8 फरवरी से शुरू होने वाला इंतखाबी अमल बिलाखिर अपनी तकमील को पहुँच गया है, मगर इस इंतखाबी अमल पर सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और इन्हीं सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के दरमियान बनने वाली हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें सर फहरिस्त लेजिटिमेसी का चैलेंज है। अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और मौजूदा हुकूमत धांधली के पैदावार है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में उसकी 180 नशिस्तें बनती हैं और तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM की लीक होने वाली ऑडियोज़ में MQM के रहनुमा ये कहते सुने गए कि पीपल्स पार्टी MQM के मैंडेट को 100% जाली कहती है, जबकि इन्हीं ऑडियो लीक्स में गवर्नर सिंध ने यह कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो दूसरी जमात 200% जाली है। तहरीक इंसाफ धांधली के मुकदमात लेकर इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में जा चुकी है और ये ऐलान भी कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेगी, मगर फिलहाल उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि कानूनी अमल से रिलीफ की तवक्कात नहीं है और हम मज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के बेशतर अरकान इलेक्शन जीते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जितवाया गया है और यही इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली को बयानिया बनाया हुआ है और वो मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है और ऐसे में नून लीग के लिए इंतखाबी नताइज एक चैलेंज बने रहेंगे। खुद नवाज शरीफ के मैंडेट पर सवालात उठ रहे हैं, उनकी सीट पर सवालात उठ रहे हैं। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने दावा किया कि जब मैंने कुछ लोगों से कहा कि मेरे हल्के में दोबारा गिनती करा दो तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 यानी नवाज शरीफ के हल्के में भी गिनती कराएंगे। इसी मामले से जुड़ा एक चैलेंज सियासी इस्तेहकाम का है। तहरीक इंसाफ या मौलाना फजलुर रहमान अगर धांधली की शिकायत लेकर सड़कों पर आते हैं तो हुकूमत के लिए उन्हें संभालना एक बड़ा मसला होगा। और साथ ही जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ केसेस का ट्रायल हुआ है और फैसले सामने आए हैं, तो माहिरीन कानून का मानना है कि जैसे ही ये केसेस आला अदालतों में पहुंचेंगे तो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला है। और अब जिन केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई है और वो आला अदालतों में पहुंच चुके हैं, तो शाखाना केस जिसमें इमरान खान को 14 साल की सज़ा हुई, उस पर अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है और अब उस पर आइंदा समाअत पीर 18 मार्च को होगी। इसी तरह साइफर केस जिसमें इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई, उस केस में भी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है और 18 मार्च को इस केस की भी आइंदा समाअत होगी। इसके अलावा इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान को 7 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। इस सज़ा के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हो रही है और इसकी आइंदा समाअत 20 मार्च को होगी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, अभी गवाहों पर जिरा होनी है। इसी तरह 9 मई और जाली रसीदों के मामले भी अदालतों में हैं। बहरहाल मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही दबाव बढ़ाए हुए है। अब सियासी मुफाहमत का माहौल पैदा करना और तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना मौजूदा हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार नहीं है। सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के लिए निहायत ज़रूरी है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला हदफ बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही पहला इजलास मईशत के हवाले से किया और फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। इन हालात में जहां हुकूमत की अपनी मुआशी पॉलिसी का किरदार अहम होगा, वहीं हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का किरदार भी अहम होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुआशी विजन में वाज़ेह फ़र्क है और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी सरकारी इदारों की निजकारी के सख्त खिलाफ है, जिस पर शहबाज शरीफ की हुकूमत जोर दे रही है। इस सूरत हाल में मुश्किल मुआशी फैसलों पर इत्तेहादियों को, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना भी शहबाज हुकूमत का एक चैलेंज है। इसके अलावा इत्तेहादियों को सियासी तौर पर साथ लेकर चलना भी शहबाज शरीफ की सलाहियतों का इम्तिहान होगा। कौमी असम्बली में नून लीग की अददी बढ़तरी पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है और पीपल्स पार्टी की काबीना में अदम शमूलियत इस बात का इशारा है कि मुश्किल फैसलों का सारा बोझ नून लीग को अकेले ही उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की शराइत को भी मानना पड़ेगा। MQM भी एक आईनी तरमीम का मुआहदा करके नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल हुई है। पीपल्स पार्टी को साथ रखते हुए आईनी तरमीम का यह वादा पूरा करना भी नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। यानी एक चैलेंजेस की बहुत बड़ी दीवार है जिससे अबूर कर कर नून लीग अपने मैनिफेस्टो पर अमल कर सकती है या फिर अपना वक्त पूरा कर सकती है और इस हुकूमत को आगे बढ़ा सकती है। मगर तहरीक इंसाफ कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है? क्या वो शोर मचाकर रिलीफ हासिल कर पाएंगे, सड़कों पर आकर रिलीफ हासिल कर पाएंगे? सब पर बात करते हैं। सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है एक तरफ चैलेंज है और चैलेंज ये है कि अपोजिशन का दावा है तहरीक इंसाफ का कि इस हुकूमत के पास ना मैंडेट असली है ना ये हुकूमत कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ अब हकीकत यह है कि हुकूमत बन गई है
अब काबीना बन गई है, आगे के प्लान्स सामने आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला बेहतर हैं, आपको लग रहा है अभी भी वाकई हुकूमत खतरे में है, ये हुकूमत चल नहीं सकती, ये सारे तस्दीए ठीक हैं, या फिलहाल हुकूमत चल पड़ी है और तहरीक इंसाफ फिलहाल कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकती इस हुकूमत को? देखिए, हुकूमत तो कायम हो गई है और चल भी पड़ी है। अब उसे धक्का देने के लिए तो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ के पास ताकत नहीं है। जो धक्का देने वाले हैं वो उसके साथ नहीं है, तो उसको मेरा ख्याल है कि अब पार्लिमानी सियासत की तरफ रजू करना चाहिए और वहां जोरे बाजू आजमाना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर होगा। और पहले भी सड़कों पे आकर उसने कुछ हासिल नहीं किया, अपनी मुश्किलात में इजाफा किया है, और अब भी सड़कों पे सियासत जो है उसके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो अपना वजूद बनवा सकती है, एक सूबा उसके पास है, उस सूबे में अपने जौहर दिखा सकती है। इससे आगे बढ़कर कुछ जो कुछ भी किया जाएगा उसका नुकसान ज्यादा होगा। और हुकूमत जो है उसको अब परफॉर्मेंस दिखानी है। ये हुकूमत अब अपनी परफॉर्मेंस से अपनी लेजिटिमेसी जो है वो कायम करेगी और उसे खोएगी। तो कुछ वक्त तो हुकूमत के पास जरूर होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ती है और किस तरीके से लोगों को मुतमईन करने में कामयाब होती है और लोगों को यकीन दिला सकती है कि उनकी मुश्किलात जो हैं बिल आखिर कम हो जाएंगी और वो मुआशी तौर पर मुल्क को संभाल सकेगी। तो ये एक हुकूमत के लिए जो चैलेंज दरपेश है वो परफॉर्मेंस का है, और परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी तो फिर हुकूमत के मामलात भी जो है डामाडोल हो जाएंगे और पीटीआई जो है उसके अंदर ज्यादा जोर पैदा हो जाएगा। आसमा, इस सारी सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है जो हुकूमती अमल है उससे तकरीबन बाहर हैं। नून लीग कहती ज़रूर है कि उनकी चल रही है, मगर हमें नज़र आया कि इसहाक डार भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सके हैं। फिर एक उनकी अपनी सीट पर ही फॉर्म 45 की तलवार लटकी हुई है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है। तो जावेद लतीफ़ साहब ने खुद ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जी मैं अपनी गिनती कराने की बात कर रहा हूं, तो कहा कि फिर एक N 130 की भी करा देते हैं, यानी कि वो खुद ही इंप्लाई कर रहे थे अपनी बात में कि जैसे नवाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं। इस सब में शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हों तो ऐसी जगह है जो तहरीक इंसाफ को मिल सके और शहबाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हो सके, ये मुमकिन होगा? देखिए, मेरे ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक ओपन फील्ड है इन एब्सेंस ऑफ नवाज शरीफ साहब भी, और नवाज शरीफ साहब ने भी उनको एक पूरा मौका दिया है कि वो वफाक में बैठें बतौर वज़ीर आज़म और बातचीत करें या जो भी करें। अब ये पूरा मैंडेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, बल्कि अगर शहबाज शरीफ साहब का देखें तो जो भी सिस्टम है वो एक 1 पेज सिस्टम इस वक्त भी चल रहा है, वो भी उनके साथ होगा कि जिस तरह की भी बातचीत होगी। मगर लगता है ऐसा नहीं है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर कोई पोलिटिकल सल्यूशन जो है वो एज सच देखने को मिले। अलबत्ता आपको कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर दिखाई दी हैं, कुछ इंडिकेटर्स ज़रूर मिले हैं। मसलन अली अमीन गंडापुर का एक सख्त रवैये के बाद वज़ीर आज़म हाउस आ जाना, उनसे बातचीत करना, उसको बहुत खुशाइन करार देना, इसी तरह से PTI का पार्लियामेंट में बैठना, मुख्तलिफ इलेक्शंस का में हिस्सा लेना, उसका हिस्सा बनना और उसको लेजिटिमेट करना, खुद प्रोसीजर जो है, और उनका कहना बार बार कि वो कौमी असम्बली के अंदर बैठ के लेजिस्लेशन के अंदर जो है वो हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो कि इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़रूर मिल के आगे ज़रूर चलेगी और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर उनकी उसी तरह की पार्टिसिपेशन होगी जैसी कि पाकिस्तान PDM की उस ज़माने में इमरान खान साहब के ज़माने में होती थी, और वही चलाएंगे जो कि पहले चलाते थे या जिस तरह से चलाते थे। मसलन आपको FATF की कानून साजी याद होगी, आपको मुख्तलिफ मराहिल के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आती होगी। जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन देने का मामला था उसके ऊपर भी आपको इन्वॉल्वमेंट नज़र आई थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की एक लगता नहीं है कि पार्लियामेंट से बाहर कोई एज सच कोई बड़ा मंजर देखने को मिले, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बैठ के किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कल की जो डेवलपमेंट है उसके बाद से तो ये लगता है कि इमरान खान साहब भी ये चाहते होंगे कि किसी न किसी तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़े और कोई एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आए जहाँ पे वो आके खुद अपने लिए भी कोई रास्ते जो है वो निकाल सके। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है बैक सीट पर बैठ के इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये
ये मामला किस तरफ जाते हैं। हो सकता है पार्टी सदारत वो अपने हाथ में रखें या कुछ दिनों में उनको मिल जाए और वो फिर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की तरफ जाएं, लेकिन सरे दस्त ये जो सीट है वो कुल्ली तौर पर शहबाज शरीफ साहब के पास ही है। शाफी साहब, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ज़ाहिर है नून लीग को भी मिल गई थी, पूरी पीडीएम को मिल गई थी। हालांकि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद तो शदीद मोहब्बत का शिकार थे इमरान खान साहब के साथ, सहाफ़ियों को बिठाकर कसीदे पढ़ा करते थे और इमरान खान साहब उनके कसीदे पढ़ा करते थे। शहबाज शरीफ साहब का कम अज़ कम वो मामला नहीं है, इमरान खान साहब के इख्तलाफात हैं, इसलिए शायद इनको सपोर्ट हासिल है। आपको लगता है 5 साल का तवील अरसा होता है, जो शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो लड़ेंगे ही नहीं, ये 5 साल निकल जाना, इत्तेहादियों को भी संभाल लेना, इदारों से भी ताल्लुकात संभाल लेना, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो उनके तो डीएनए में मुफाहमत लिखी हुई है, वो तो मज़ाहमत की बात कर नहीं सकते और ना उन्होंने कभी की है। और जरदारी साहब जो हैं वो भी मुफाहमत की बात करते हैं, मसालेहत की बात करते हैं। और अब ये दोनों जो एक सदर है, एक वजीर आजम है, इनकी एक दूसरे से मुफाहमत भी हो चुकी है और इस वक्त जो हमारे अदारे हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है वो हमारी रियासत को चैलेंज दरपेश है, हुकूमत से बढ़कर। हमारी रियासत जो है उसको अपने मसाइल पर काबू पाने हैं। और आप देखेंगे हुकूमत का मामला नहीं है, यानी हुकूमत नाकाम हो गई, एक की जगह दूसरी आ गई। अब अगर नाकामी होती है, हम अपनी माशी मुश्किलात कम करने में कामयाब नहीं होते, हम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो फिर हमें कोई दूसरा संभालने के लिए नहीं आएगा और हमारी जो सलामती है वो खतरों से दो चार हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ना तो फौजी क़यादत के पास कोई और ऑप्शन है और ना सियासी क़यादत के पास कोई और ऑप्शन है। ये मजबूर हैं कि मिलकर चलें और मसाइल जो है उन पर काबू पाएं और 1 साल में 2 साल में ये आगे बढ़ते हुए नजर आए। अगर ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो फिर इनकी एक क्रेडिबिलिटी बनती चली जाएगी और लोग भी कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। और आसमा, ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर एक तरफ 9 मई हो, दीगर मामलात हो, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी हो, ज़ाहिर मज़ाहमत पहचान नहीं है उनकी, वो तो अगर कागज़ पे मज़ाहमत लिखा हो तो भी वो मुफाहमत ही पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका ख्याल है 5 साल निकालना आसान होगा या मसाइल आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, उनकी हुकूमत की जो सबसे बड़ी गारंटी है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंसी में हैं और वो बारहा ये बात कह चुके हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके चलना पड़ेगा। दूसरी बड़ी गारंटी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट है जो कि पूरी तरह से उनके साथ नज़र आती है। तो हो सकता है उतना वक्त तो कम अज़ कम वो निकाल ही लेंगे जितना इमरान खान साहब ने निकाला, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि हो सकता है ये हुकूमत अपनी पूरी जो टर्म है वो कर ले, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात है, ये बका की बात है और बका किसी का भी एक दूसरे के बगैर नहीं है। अगर आप देखें इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मईशत की हो या सियासी बहरान की हो या दीगर मामलात की हो, तो मेरा ख्याल है हमें एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं हर तरफ। और इस सिस्टम के लिए आप ये फ़र्क समझिए कि इस वक्त जो SIFC का मामला है, असल में जो हुकूमत है या इख्तियार है वो SIFC जो है वो मिलके चलाएगी और कैबिनेट उसके अंडर होगी, जो भी फैसले होंगे वो वहाँ पे होंगे और कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई हर्डल या कोई परेशानी या मुश्किल उस मामले के अंदर जो है वो सामने देखने को मिलेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी इस्तेमाल किए इससे पहले, वो स्ट्रीट पावर जो है वो अब उतनी उस लेवल पे किसी तौर पे भी नज़र नहीं आता कि वो कर पाएंगे, चाहे रह के कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। अलबत्ता ये स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, जिन पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह तकिया किए हुए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अगर देखा जाए तो वो भी किसी के हाथ अब एक मरतबा फिर इस्तेमाल नहीं होंगे, वो भी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब और बलूचिस्तान और वफाक के अंदर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की सेनेट के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी एक ये भी एक इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को साथ लेके चलेंगे। अब रह जाती है बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की या बानी तहरीक इंसाफ की, तो खान साहब को भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना नज़र आता है। उनके पास एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा कि वो अपनी पार्टी से कहें कि आप रिज़ाइन कर दें और बाहर आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस जगह पे होगी कि वो एक सूबा भी छोड़ दे या वो गलतियाँ करे जो पहले उन्होंने गलतियाँ की हैं, तो एक स्मूथ जो चीज़ है वो चल सकती है, आगे जाके बन सकती है। और वही बात कि डिलीवर करेंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे, मईशत में इशारे तब्दील होंगे, बेहतर होंगे, महंगाई में कम अज़ कम कमी नहीं, तो ये सस्टेनेबिलिटी होगी, तो ही जो सर्वाइवल है इस हुकूमत का वो हो सकेगा। अदरवाइज़ जाहिर है कि एक तरह की कोalition गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन तज़िया, आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में सेहत कार्ड का प्रोग्राम बहाल कर दिया है और इस हवाले से 5 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है और वो इसे पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्च करेंगी। अब जहाँ ये मुस्तहिक अफराद के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं इस पेशरफ्त ने मुस्तहिक अफराद के नाम पर माली बेज़ाब्तियों के खदशात को भी जन्म दिया है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। द न्यूज़ में मुश्ताक ज़ुबैदी की खबर के मुताबिक 2016 से लेकर अब तक हुकूमत 30 लाख मरीजों के मुफ्त इलाज पर 76.5 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, जिसमें से 60% रकम निजी शोबे के अस्पतालों को मिली है। लेकिन जहां इस प्रोग्राम के फ़ायदे मौजूद हैं, वहीं इसके गलत इस्तेमाल से मुतालिक शिकायत आई हैं। खुद वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कासिम अली शाह ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए तस्लीम किया कि सेहत कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में गैर ज़रूरी सी सेक्शन हुए। ऐसे केसेस थे जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पैसों के लिए ऑपरेशन किए गए। वज़ीर सेहत ने मजीद कहा कि हमें ऐसे केसेस की रोकथाम करनी है। एक तो ओवर बिलिंग हो रही थी और दूसरी जानिब मरीज़ की सेहत पर असर पड़ रहा था। सेहत कार्ड के गलत इस्तेमाल की शिकायत माजी में भी सामने आती रही हैं। इस हवाले से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में सरकारी अस्पताल के MS के ज़ेरे मिल्कियत निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। दस्तावेज़ के मुताबिक निजी अस्पताल में साल 2022 में सेहत कार्ड के तहत 2602 ऑपरेशंस किए गए हैं और निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशंस किए गए। सेहत कार्ड डेटा से मालूम हुआ कि बाज़ अफराद के 2 मरतबा अपेंडिक्स ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि ज़िला दीर में अपेंडिक्स ऑपरेशन की शरह 70% से भी ज़ायद रही। दस्तावेज़ के मुताबिक सरकारी अस्पताल के MS निजी अस्पताल के शरीक मालिक हैं और अपर दीर में सरकारी अस्पताल को सेहत कार्ड पैनल में शामिल नहीं किया गया और सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता रहा। दस्तावेज़ के मुताबिक अपेंडिक्स ऑपरेशन की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं और तहकीकाती कमेटी की जानिब से सेहत कार्ड पर होने वाले ऑपरेशंस का ऑडिट करने की सिफारिश की गई है। लेकिन बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में सेहत कार्ड के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक सहाफ़ी आसिफ चौधरी की खबर सामने आई, जिसके मुताबिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि बच्चों की पैदाइश के लिए प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले 80% ऑपरेशन सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत हुए और ये बात 2016 से लेकर 2024 तक सरकारी आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होती है। खबर के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि निजी अस्पतालों ने सिर्फ C सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज की मद में 16 अरब रुपए से जायद का दावा किया है। इससे जाहिर होता है कि C सेक्शन के प्रोसीजर्स की मद में हुकूमत की तरफ से अदा की जाने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा निजी अस्पतालों के मालिकान के पास गया है। आदाद-ओ-शुमार से मजीद पता चलता है कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में इस अरसे के दौरान कुल 6,68,238 C सेक्शन के प्रोसीजर्स हुए। कुल केसेस में से 5,25,619 प्रोसीजर्स निजी अस्पतालों में अंजाम दिए गए, जबकि पूरे सूबे के सरकारी अस्पतालों में 1,42,619 प्रोसीजर्स अंजाम दिए गए। और इस बड़े फ़र्क ने तिब्बी बिरादरी के बहुत से आज़ाद मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया है, जो इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरीज की तादाद 2,10,124 रिकॉर्ड की गई और उनमें से 1,42,621 नॉर्मल डिलीवरीज सूबे के सरकारी शोबे के अस्पतालों में रिपोर्ट हुई। खबर के मुताबिक एक सीनियर मेडिकल टीचर का कहना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में किए जाने वाले C सेक्शन के प्रोसीजर्स के दरमियान बड़े फ़र्क की वजूहात सामने लाने के लिए तीसरे फरीक के जरिए अच्छी तरह से जांच की ज़रूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बात को अवामी सतह पर लाना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को बज़ाहिर इस तरीक़ाकार से गुजरने पर मजबूर क्यों किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे बहुत से माहिरीन को जानते हैं जो इस किस्म के कामों में मुलविस होते हैं, क्योंकि उन्हें कुदरती पैदाइश के मुकाबले में C सेक्शन करने के लिए कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है और गायनोकोलॉजिस्ट ने मरीजों की तिब्बी मालूमात की कमी का फ़ायदा उठाया होगा और बड़े माली फ़वाइद के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया होगा। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में सरकारी आदाद-ओ-शुमार तिब्बी माहिरीन के नुक्ता नज़र की तायीद करते हैं, क्योंकि 2016 से जनवरी 2024 तक निजी अस्पतालों को C सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज की मद में 16 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई थी। खबर के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2023 में निजी अस्पतालों ने 1,97,000 से जायद सिजेरियन प्रोसीजर्स किए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों ने सिर्फ
97,390 ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं। खबर के मुताबिक एक ओहदेदार का कहना है कि उस वक्त की निगरान हुकूमत ने 2023 के वक्त में निजी अस्पतालों में सिजेरियन प्रोसीजर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। जब उसने हिसाब लगाया कि इन सहूलियात की मद में दावा की जाने वाली कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा साल 2022 और 2023 में खतरनाक तनासुब तक पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि निजी अस्पतालों ने 2 सालों के दौरान 4,78,523 सी सेक्शन के प्रोसीजर्स किए हैं। नतीजतन 2 सालों में किए गए तमाम सी सेक्शन और नॉर्मल प्रोसीजर्स की मद में दावा की गई रकम 15 अरब रुपए हो गई थी, जो पिछले 6 सालों के दौरान निजी अस्पतालों की तरफ से दावा की गई कुल रकम से कई गुना ज़्यादा थी। और इस सूरत हाल ने हुक्काम को पाबंदी लगाने और पॉलिसी पर नजरसानी पर मजबूर किया था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है, जिसको संभालने के लिए नून लीग ने प्राइवेट सेक्टर के मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया है और नए वजीर खजाना ने अपने लाएअमल का ऐलान भी कर दिया है। बुध को हमारे प्रोग्राम में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नया IMF प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन, बैरूनी सरमायाकारी, महंगाई, टैक्स वसूली और आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए मुआशी टारगेट्स के हवाले से अहम ऐलानात किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी, रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। दोस्त ममालिक मदद तो करना चाहते हैं, मगर उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि ये मदद कर्जों की सूरत में नहीं बल्कि सरमायाकारी की सूरत में होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे, एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT के शोबों में बरामदात बढ़ाएंगे, जबकि इसके साथ ही उन्होंने महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी की तवक्को का भी इजहार किया था। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ज़ाहिर नई हुकूमत आई है, नई मुआशी टीम है, औरंगजेब साहब काफ़ी बातें बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं, हाउस इन ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं, IMF के हवाले से बहुत क्लैरिटी है उन्हें। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक स्टेबिलिटी का फेज़ है, ये कंटिन्यू करेगा या आपको खतरात अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक आखिरी किस्त है, उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की हुकूमत बात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी दी है जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो आपके प्रोग्राम में कहा है। देखिए, साथ साथ आप अपने जहन में ये बात भी रखिए कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन से पहले एक पार्टी थी, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, नवाज पार्टी, वो एक ही पार्टी थी जिसने बड़े वाज़ेह तौर पर इकोनॉमिक टारगेट्स अगले 5 साल के वाज़ेह कर दिए हैं और मुनासिब टारगेट्स हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं और मुनासिब हैं। और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उन टारगेट्स को अपने सामने रखना चाहिए। वो वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कह दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हम अफरात-ए-ज़र की रफ्तार को 4 से 6% तक गिरा देंगे। दूसरी तरफ हम शरह नमू को जो है वो 5 साल में 6% के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह के वाज़ेह टारगेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान हमारे मुस्लिम लीग नवाज के मैनिफेस्टो में, एंड दैट शुड बी ऑनर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड, PIA को फौरी तौर पर करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे और दोस्त ममालिक से भी कर्ज नहीं बल्कि उनको जो सरमायाकारी के SIFC के प्लेटफॉर्म से एवेन्यूज हैं वो देंगे। ये आपको मुमकिन भी नजर आता है कि ये वाकई ट्रैक पर रहकर काम हो जाएगा? बात दरअसल ये है कि प्राइवेटाइजेशन का इशू बड़ा थॉर्नी इशू है और इस वक्त एक कोएलिशन की हुकूमत है जिसमें एक तरफ आइडियोलॉजी जो है मुस्लिम लीग की वो प्राइवेटाइजेशन के यकीनन फेवर में है। जब वो पहली दफ़ा आए थे 90s में तो बहुत उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, मगर दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी बड़ी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे हैं। आपको तो पता होगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बातचीत जो है 2014 से चल रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स। तो अब ये देखना है कि वाकई जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो अनखरीद प्राइवेटाइजेशन कर पाएंगे PIA का, दिस विल बी अ रियल टेस्ट कि कोएलिशन गवर्नमेंट की थिंकिंग जो है वो एक होती है या कुछ डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेहतर है कि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं जो कि बहुत बड़ा ज़ाहिर बजट का हिस्सा जिनके पास चला जाता है, बेहतर है PIA समेत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी समेत उन्हें प्राइवेटाइज कर दें?
बात दरअसल ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, आपने के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेटाइज हो चुका है, उसकी परफॉर्मेंस कोई वाज़ेह तौर पर बेहतर नहीं है। इनफैक्ट जो सबसे अच्छे डिस्कोज हैं वो पंजाब के 3-4 डिस्कोज हैं, लाहौर, गुजरनवाला और आपका फैसलाबाद, ये अच्छे डिस्कोज हैं और इनके लॉसेस वगैरह और परफॉर्मेंस बहुत कम है कंपेयर टू के इलेक्ट्रिक। तो ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन करने के फौरन बाद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं है। तो लिहाजा अब सोच समझ के आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ जब आप प्राइवेटाइज करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, तो उनके पास मोनोपोली आ जाती है, तो उस वक्त बहुत सख्त रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये देखना है कि रेगुलेशन जो हो रहा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बाय नेपरा एंड सो ऑन हैज बीन वेरी डिफेक्टिव। तो ये इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, इस पर गौर करना पड़ेगा। मतलब और साथ में ये बताइएगा कि जो PSDP है उसमें उन्होंने कहा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि जो सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ज़ाहिर में नज़र आता है कि जो एग्रो के साथ सिंध में थर्मे डेवलपमेंट हुई है उसकी काफ़ी तारीफ़ होती है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट दीगर प्रोजेक्ट्स में भी जा रही है, चाहे वो मलिर एक्सप्रेसवे हो, दीगर प्रोजेक्ट्स हो। आपको लगता है कि ऐसा वायबल मॉडल है जिसकी तरफ वफाकी हुकूमत भी जा सकती है और दीगर सूबे भी जा सकते हैं? अभी तक देखिए, हमारा जो फेडरल पाकिस्तान स्पेशल डेवलप PSDP जो है, उसमें पिछले कुछ सालों से ये प्रोविजन रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ PPP बेसिस पर कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ है। एक ही मुझे याद है प्रोजेक्ट है हाईवे वाला जो सियालकोट वाला है, उसमें कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पंजाब में भी बहुत कोशिशें की गई, मगर नतीजा कोई ख़ास नहीं निकला। अलबत्ता सिंध की बात अच्छी है, ख़ास तौर पर बड़े शहर में, कराची वगैरह में। यकीनन ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है, मगर ये बहुत महदूद होगा। इसकी वजह यह है कि ये जो रिलेशनशिप है हैज़ टू बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, और ये कायम होना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी तरफ इस वक्त तो प्राइवेट सेक्टर का आपका इतना शाय है कि अपने कन्वेंशनल सेक्टर्स, इंडस्ट्री वगैरह में ही पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो ये कहाँ से नए प्रोजेक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तरफ जाएंगे। हो सकता है कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाए, मगर इस वक्त इसके इम्कानात कोई ख़ास नहीं लग रहे हैं। साथ में ये बताइएगा कि जो महंगाई और शरह सूद में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमी आएगी। हमने फरवरी का नंबर देखा है, ज़ाहिर हाई बेस इफेक्ट किक इन कर रहा है, 23% का नंबर आया है। हुकूमत टारगेट कर रही है आने वाले सालों में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनका टारगेट तो सिंगल डिजिट में जाने का है, मगर वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, रुपए और डॉलर की मूवमेंट पर। अभी तो ज़ाहिर है बहुत टाइम से स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, IMF के साथ जो स्टैंड बाय फैसिलिटी जो इस वक्त चल रहा है, उसमें वाज़े तौर पर ये एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान विल मेंटेन ए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ऐसा नहीं हुआ है। उसके बरक्स फिजिकल कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए गए हैं इंपोर्ट्स पर, ताकि इंपोर्ट्स का लेवल कम रहे और तिजारती खसारा कम रहे। उसके नतीजे में आपको एक्सचेंज रेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखना है कि IMF तो आ गया है कि वो किस तरह रिएक्ट करेगा इस पॉलिसी की तब्दीली में। और आने वाले अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या IMF का प्रोग्राम विदाउट एक्सचेंज रेट पॉलिसी आज तक मैंने देखा नहीं। तो पता नहीं क्यों पिछले कुछ हफ्तों से वो चुप रहे हैं, मगर ये कि अब देखना है कि क्या वाकई IMF ये इस बात पे राजी हो जाएगा कि हम फिजिकल कंट्रोल्स इंपोर्ट्स पे लगाते रहें और एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल नहीं करें। ये बहुत अहम इशू खुदा न खास्ता आ सकता है।
और साहब, और फिर इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर है जो एक अहम सवाल था जो हमने उनके आगे भी रखा कि क्या पाकिस्तान अब इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, 2-3% की तरक्की हो, करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल्ड हो, इंपोर्ट्स को आप कंट्रोल करके रखें और जो एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेज हैं वो तकरीबन इंपोर्ट्स के लगभग हो, करंट अकाउंट प्लस माइनस $100 मिलियन की रेंज में हो। मगर वो कहते हैं कि IT से तवक्कात हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर से भी तवक्कात हैं, माइनिंग से तवक्कात हैं। आपको लगता है ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि पाकिस्तान 5-6% ग्रोथ का सोच सके, करंट अकाउंट को कर्टेल करके भी रखे? अनकरीब ऐसा मुमकिन, खुदा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कोई ख़ास मुमकिन नहीं है। IMF के साथ अगर आप नए प्रोग्राम में गए तो इसके इम्कानात हैं कि जो टारगेट ग्रोथ रेट की तरफ हम जाएंगे वो पहले साल यानी कि अगले साल तकरीबन 2.5 से 3%, फिर उसके बाद में 3.5-4 और मुश्किल से आखिरी साल 4-4.5%, ये रेंज में बातचीत होगी। इसलिए कि IMF विल नॉट अलाउ टू मच एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, बिकॉज उससे ख़तरा ये है कि आपके हालात स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने के बजाय और ख़राब हो सकते हैं। तो मुझे कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली कि वी विल हैव टू सैक्रिफाइस ग्रोथ एट लीस्ट डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट 2 years। और साहब, अगर फर्स्ट 2 years के बाद अगर हम बात करें, आपको लग रहा है कि मीडियम टर्म में कम से कम एक ऐसा प्लान है एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT जो, और वो आपको वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नज़र आती है कि पाकिस्तान 5% ग्रोथ का सोच सके, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करते हुए इन एरिया से इतने एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा हो जाए? यकीनन ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का जो शरे नमू रहा है, मुझे कुछ हद तक शर्म आती है कहते हुए कि पिछले 15 साल सालाना सिर्फ एवरेज ग्रोथ रेट हमारे एक्सपोर्ट्स में 2% रहा है, सिर्फ 2%। इस तरह तो इकॉनमी चल नहीं सकती। हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, जिसमें ये 3 सेक्टर्स काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट इनको डेवलप करने में वक्त लगेगा। आपको अपने एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाना है। आपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर दिया है और पीछे से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चल रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, द एक्सपोर्टर्स आर बीइंग स्क्वीज्ड। हमारे एक्सपोर्ट्स गिर चुके होते अगर राइस में एक्सपोर्ट्स में हमारा इजाफा नहीं होता इस साल, बिकॉज ऑफ इंडिया कंस्ट्रेनिंग देयर एक्सपोर्ट्स। सो इस वक्त एक्सपोर्ट्स वेरी फ्रेजाइल पोजीशन में हैं। हमें सोचना है कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह कंपेटिटिव करना है, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। यकीनन ये सेक्टर्स हैं, मगर अब आप ये देखिए कि फर्टिलाइजर की कीमत तो आप तकरीबन मार्केट प्राइस पे ले आ रहे हैं। गैस की जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर आप मार्केट प्राइस फर्टिलाइजर प्राइस पे ला रहे हैं। तो आपको हैरत होगी, हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर की प्राइस इज 1/3 द मार्केट प्राइस, और आप मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं और उसके नतीजे में आपका ख्याल है कि फार्मर्स की कॉस्ट और एफिशिएंसी में इजाफा होगा? तो ये सब बड़े अहम सवाल हैं, इन पर वाज़े तौर पर इतने जल्दी कहना मुश्किल होता है, सोच समझ के बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।